बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के लिखित मॉडल पेपर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और लगभग 10 अति लघु उत्तरीय और लगभग 8 अति लघु उत्तरीय और इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे आपके लगभग 4-5, तो उनसे आपको दीर्घ उत्तरीय में केवल 2 करना है, लघु उत्तरीय में 8 में से 5 करने हैं और अति लघु उत्तरीय के 10 दिए होते 10 के 10 कर दें। तो सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे, उसके बाद में लघु उत्तरीय समय बचता है तो हम दीर्घ उत्तरीय पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, इससे पहले 3-4 मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा अभी। ओके, 2 से 3 बार एक बार सभी वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक बार महासंग्राम वीडियो जो अवेलेबल है उसको भी देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, सभी लोग देखिए। और सब्जेक्ट जो कि आप नहीं देखे हैं अभी, सभी की प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी हमने अवेलेबल करवा दी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। तो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं और लिखित भी पेपर हो रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से पेपर होता है। देखिए, हिंदी साहित्य की एक प्रकार से रिवीजन क्लास भी इसको बोल सकते हैं और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी आपने लिया है या हिंदी साहित्य लिया है, बात एक ही है, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी जो है लिखित टाइप के हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसको। चलिए देखिए, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर हमको पढ़ना है। चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। देखिएगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। कहाँ से? खंड आ से 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। 2 नंबर अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको दिए जाएंगे। कॉपी कैसे लिखनी है इसको लेकर के पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने बना दी है, 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल होंगी, अभी जल्द में ही मैंने बनाई है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें टिक्स के बारे में हमने समझाया, तो आप एक बार ज़रूर उसको देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शोध। शोध ऐसे लिख करके दे देगा या आपको दे देगा शोध का अर्थ बताएं या शोध की परिभाषा बताएं, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो आज की वीडियो के माध्यम मतलब कि इस प्रश्न के उत्तर में मैं उसके अर्थ को भी बताऊंगा और जो है परिभाषा भी बता दूंगा। इसके अलावा और भी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेंगे, जैसे कि जो है साहित्य में शोध के स्रोत कौन कौन से होते हैं या साहित्य में शोध कितने प्रकार से होता है। तो इन सभी चीज़ों, चूँकि हिंदी साहित्य में शोध मतलब समझ रहे हैं पीएचडी, तो अब हर यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा, हर यूनिवर्सिटी में क्या लगभग अधिकतर सिलेबस में विषय में जिसमें पीएचडी मतलब कि आप एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, तो आपको एक चैप्टर शोध वाला मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है, ताकि बच्चों का एक प्रकार से शोध के मामले में लोग जो है आगे आ सकें और शोध कर सकें, नेट पीएचडी कर सके। तो चलिए, शोध क्या होता है? तो लिखेंगे कि शोध उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शोध पूर्वक प्रयत्न से जो आपका जो तथ्य होता है, तथ्य माने समझ रहे हैं, जो कि फैक्ट चीज़ें होती है, तो उन तथ्यों का संकलन करके हम बहुत ही सूक्ष्मग्राही बुद्धि से क्या करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण कर करके हम और नए तथ्यों की खोज करते हैं। जैसे जो कुछ तथ्य, जैसे मान लेते हैं हमें शोध करना है, मान लेते हैं तुलसीदास जी पर, तो तुलसीदास जी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, जितना नेट पे जानकारी होगी, किताबों में जानकारी होगी, हम देखेंगे और तुलसीदास जी के बारे में संबंध में जितनी जानकारी उपलब्ध होगी उसको हम देखेंगे और उन्हीं तथ्यों को, यानी कि जो तथ्य हमको प्राप्त है तुलसीदास जी के बारे में, उसी तथ्यों पर हम और ज़्यादा पुनः रिसर्च करके क्या करेंगे, लगातार उस पर हम रिसर्च करेंगे, उन्हीं तथ्यों को टोले में मतलब कि टटोलेंगे, उन्हीं से और खोज करेंगे और नए नए जानकारी इकट्ठा करेंगे, नए नए तथ्यों का अन्वेषण करेंगे, नए नए तथ्यों को उजागर करेंगे दुनिया के सामने, लोगों के सामने। तो वो चीज़ होता है आपका शोध। तो शोध वही होता है, ठीक है। तो अज्ञान वस्तुओं, तथ्यों व सिद्धांतों के निर्माण की बोधपूर्वक क्रिया ही क्या कहलाती है, शोध कहलाती है। तो ये होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं, तो उसको या फिर जो भी जानकारी हमको मिली है वह अधूरी है और उस अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम शोध कहते हैं, ठीक। शोध अलग अलग समय में अलग अलग जो है प्रतिफल दे सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपने शोध किया तो कुछ और निकला, हो सकता है 2 साल बाद आप और शोध करेंगे तो हो सकता है और डीप में जाकर के कुछ और जानकारी दे, तो शोध ये होता है, ठीक। ये शोध का अर्थ, शोध की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने
अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मानसिक विचारों के हिसाब से शोध की परिभाषा देने का प्रयास किया है और उन्हीं को आपको यहाँ पर लिख देना था, आपको नंबर मिल जाता। तो शोध की परिभाषा देते हुए डॉक्टर दशरथ सिंह कहते हैं कि सामान्यतया शोध जो होता है वो ज्ञान के अज्ञात और अपरिचित तथ्यों के आविष्कार की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और शोध के लिए तथ्यों के आकलन और मूल्यांकन के साथ ही नए ज्ञान और नई दृष्टि के योग की आवश्यकता होती है। यानी जब तक आप नए ज्ञान और नई दृष्टि से उसको नहीं देखेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक आपको नए तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। जब आप शोध के लिए तथ्यों का आकलन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और आकलन और मूल्यांकन करने के साथ ही साथ आप नए ज्ञान की दृष्टि से, नई दृष्टि से, नए ज्ञान के प्रयोग के लिए आप तमाम प्रकार की चीज़ें करेंगे, तो इन सभी को मिला करके योग मतलब कि शोध अपना बनता है। ये समझाते हैं डॉक्टर दशरथ सिंह महोदय। ओके, इसके अलावा और भी विद्वान आते हैं जो कि शोध की अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं। चूँकि शोध एक संकीर्ण विचारधारा तो है नहीं, शोध तो हिंदी साहित्य की एक प्रकार से धरोहर तो है नहीं कि हिंदी साहित्य में ही केवल शोध होता है, अंग्रेजी लिटरेचर में भी शोध होता है, संस्कृत में भी शोध होता है, हर सब्जेक्ट में शोध होता है, हर सब्जेक्ट में पीएचडी परिकल्पनाएं होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अलग अलग क्षेत्र के विद्वान अलग अलग परिभाषा देंगे, इसमें कोई आपको चौंकने और जो है हैरान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। डॉक्टर आर खंडेलवाल कहते हैं कि एक शब्द में शोध का चरम उद्देश्य जो होता है वो मनुष्य को स्वरूप, संतुलित, सुखद और गतिशील बनाना होता है। तो इन्होंने क्या कहा, जो है खंडेलवाल महोदय कहते हैं कि एक शब्द में अगर शोध को हम कहें तो शोध का जो चरम उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि किसी भी मनुष्य को उसका स्वरूप प्रदान किया जाए, उसका संतुलित, सुखद और गतिशील, उसको संतुलित बनाया जाए, समन्वय बनाया जाए, उसको सुखद की अनुभूति उसकी कैसी हो या फिर उसको गतिशील बनाना, यही सब उद्देश्य होता है इसका शोध का। तो ये शोध के बारे में जनरली कुछ बातें थी, मैंने बताया। वैसे डॉक्टर बिमल मोहन वर्मा भी इसकी परिभाषा बड़ी अच्छी देते हैं और छोटी सी परिभाषा सुन लीजिएगा क्या जाता है। तो डॉक्टर बिमल मोहन वर्मा कहते हैं भैया कि शोध जो होता है वो नए तथ्यों की खोज ही नहीं करता, उसकी तर्कसंगत व्याख्या भी करता है। यानी क्या कहा कि शोध जो होता है ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी के बारे में जो हमको पता है और कुछ हमने नया बता दिया तो वही शोध होगा, ना ना ना, उसको हम शोध तो बिल्कुल कहेंगे लेकिन वो शोध की परिभाषा पर खरा नहीं उतरेगा। यानी कि शोध जो होता है नए तथ्यों की खोज ही नहीं होता है, बल्कि उसके साथ ही साथ क्या होता है, जो आपने शोध किया, जो आपने फैक्ट इकट्ठा किया, जो आपने तथ्यात्मक जानकारी का कलेक्शन किया, उस तथ्यात्मक जानकारी का विश्लेषण, उस तथ्यात्मक जानकारी का आपको यहाँ पर ब्यौरा यानी उसकी तर्क संगत आपको व्याख्या प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तब उसको शोध हम कहेंगे। ये बात कहा बिमल मोहन वर्मा महोदय ने, बड़ी अच्छी परिभाषा है, इसको कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा हिंदी साहित्य के आप आलोचक का नाम जानते होंगे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र को कौन नहीं जानता, हिंदी साहित्य जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है हिंदी साहित्य में खास करके। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि ही सत्य है। क्या कहा इन्होंने, कहा कि अनेकता में एकता की सिद्धि ही सत्य है और इसी का अर्थ आत्मा का साक्षात्कार होता है। और इन्होंने इस कथन के हिसाब के बाद में इस कथन को पहले बताया, उसके बाद में कहा कि शोध का यह रूप सत्य ही उपलब्धि और आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक क्या होता है, नज़दीक होता है, निकट होता है, पास होता है। ठीक है, ये नगेंद्र ने कहा। इसी प्रकार से रेडमैन और मोरी महोदय ने कहा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। यानी कि नए ज्ञान की प्राप्ति के जो व्यवस्थित तरीके से हम कोई प्रयत्न करते हैं कि हमको और जानकारी मिल जाए, तो उसी जानकारी को हम शोध कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी, जो कि मैंने आपके समक्ष जो है बताई। तो इन परिभाषाओं में से एक आध दो विद्वान की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो ये शोध के बारे में जो भी प्रश्न पूछे आप आसानी से बता पाएंगे, इसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, चलिए, शोध की बात की है साहित्य में, खास करके जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो शोध का, चूंकि शोध का अर्थ या परिभाषा आप देखिएगा विषय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदल जरूर जाता है। जैसे जो शोध हिंदी साहित्य में होगा वो शोध उर्दू में मिल सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लेकिन कुछ अंतर मिलेगा, अंग्रेजी में भी कुछ अंतर मिलेगा, अलग अलग भाषाओं में शब्दों में अलग अलग अंतर मिलेगा। ठीक,
तो ज़रूरी नहीं कि मैं जितना बता रहा हूँ सब 50 शब्दों में ही आपको लिखना, नहीं। ये मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तरीके से मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ और उस हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इस प्रकार से लिखना है। आपसे पूछेगा कि शोध का अर्थ बताते, मतलब कि शोध की परिभाषा या शोध से आपका क्या तात्पर्य है। साहित्य में शोध के प्रकार और साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत का मूल्यांकन कीजिए, बताइए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो साहित्य में शोध के प्रकार की अगर हम बात करें तो साहित्य में मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार के शोध पाए जाते हैं। पहला शोध तो होता है प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण और दूसरा होता है व्यापक साहित्य सर्वेक्षण। जो प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण होता है उसकी बात की जाए तो शोध कार्य प्रारंभ करने के पहले शोध समस्या का चयन किया जाता है और उसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और इस साहित्य सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि आगे शोध में कौन कौन सहायक संसाधन होंगे, तो उनकी प्राप्ति हम पहले ही कर लें। तो ये प्रारंभिक जो है साहित्य सर्वेक्षण होता है। दूसरा होता है व्यापक साहित्य सर्वेक्षण। व्यापक साहित्य सर्वेक्षण की बात की जाए तो ये शोध प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसमें खास करके जो संबंधित साहित्य होता है जिसमें हमको शोध करना होता है उसका व्यापक अध्ययन किया जाता है, बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। और साहित्य आप देखिएगा, संबंधित जो साहित्य होता है, जिस भी साहित्य का हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसका व्यापक सर्वेक्षण, शोध का प्रारूप का निर्माण करना हुआ और डाटा जो होता है यानी जो तथ्य होता है, जो फैक्ट होता है उसको इकट्ठा करना यानी उसका संकलन का जो कार्य होता है, ये सब व्यापक साहित्य सर्वेक्षण के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक। तो पहले तो हम पता लगाएंगे कि हमको मान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद पर शोध करना है तो हमको लमही जाना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाना है या हमको जो है कहीं अलग जाना है, ठीक, या वहाँ जहाँ पर उनके जो है नाती लोग रह रहे हैं या फिर जो भी रह रहे हैं उनके पास हमको जाकर के उनसे पता लगाना है। तो ये आपको पहले से तय करना है कि हमको कहाँ पर जाना है, प्रेमचंद जी के गांव में जाना है या फिर हमको अलग जाना है या फिर प्रोफेसर से मिलकर के उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उनके घर पर जा कर के। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में पहले से एक प्रारूप तैयार होगा और उसी प्रारूप पर आप आकर के कार्य करेंगे जो है व्यापक साहित्य सर्वेक्षण में, ठीक है। और इसमें भी आप व्यापक स्तर पर प्रारूप निर्माण करेंगे। प्रारूप अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, प्रारूपण एक शब्द आएगा, कार्यालय हिंदी में खास करके आप प्रारूपण पढ़ते हैं। और प्रारूपण की अगर हम बात करें तो प्रारूपण माने होता है खाका, सांचा तैयार करना एक प्रकार से। तो जब भी आप कोई पत्र लिख रहे होते हैं या कोई चीज़ आप लिख रहे होते हैं, कोई टिप्पणी लिख रहे होते हैं या कुछ भी लिख रहे होते हैं तो उसको हमको कैसे कैसे करना है, या फिर हमको कोई शोध करना है तो हमको कैसे शोध करना है, कैसे पत्र लिखना है, कैसे टिप्पणी लिखनी है, कैसे क्या करना है, उसका पहले से एक प्लानिंग कर लेना ही प्रारूपण कहलाता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने साहित्य में शोध के प्रकार को समझा। साहित्य सर्वेक्षण के कई सारे स्रोत होते हैं साहित्य में शोध करने के। जैसे पहला होता है या तो हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ें और भी अन्य तमाम सारे ग्रंथ को पढ़ सकते हैं साहित्य में शोध करने के लिए। दूसरी बात, पत्र पत्रिकाओं को पढ़े या समाचार पत्र को पढ़ करके हम साहित्य में शोध कर सकते हैं। तीसरा, शोध पत्रों के माध्यम से हम शोध पत्र जिसने आपसे पहले शोध किया हो उनके द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान देंगे। चौथी बात है इंटरनेट का सहारा लेंगे आज के भौतिकवादी समाज में। पांचवी बात है कि बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, सेमिनार होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, तो उनमें जो पढ़े गए आलेख होते हैं उन पर हम विचार करेंगे उनके माध्यम से। छठवीं बात ये है कि ऑडियो वीडियो जो स्रोत पड़े हुए हैं, चाहे यूट्यूब वगैरह पर पड़े हुए हों चाहे अलग स्थानों पर, उनको हम सुनेंगे। इसके अलावा शोध प्रबंध हम देखेंगे थोड़ा सा कि शोध प्रबंध में क्या चीज़ें या फिर किस प्रकार चीज़ें। इसके अलावा साक्षात्कार इंटरव्यूज़ वगैरह हम लेंगे 2-3 लोगों को या फिर जा कर के पता करेंगे वहाँ पर ये चीज़। इसके अलावा कुछ हस्तलेख होते हैं जो कि कवि ने खुद ही लिखा है, लेखक ने खुद ही लिखा है उसके बारे में। कुछ अप्रकाशित पांडुलिपियाँ होती हैं जो कि उस कवि की, लेखक की होती है, उसके बारे में जानने का प्रयास। तो ये सब ही शोध के कहीं न कहीं पे स्रोत होते हैं कि शोध हमको कैसे करना है, ठीक। ये हो गया शोध। अगला प्रश्न है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अच्छा, परिकल्पना के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आगे चल करके आप परिकल्पना के बारे में समझिएगा, मैं समझा दूंगा। प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लॉग से एक आध प्रश्न आ जाता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉगिंग आप लोग तो आजकल के जो है इस समय जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, भौतिकवादी बाजारवाद इस समय व्याप्त है पूरे के पूरे समाज में और सामाजिक वातावरण कहीं ना कहीं पे दूषित होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा जो ब्लॉग होता है, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉग जो होता है व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाली एक ऐसी डायरी होती है जिसके पन्ने पूरी दुनिया में हर किसी के लिए खुले हुए होते हैं। दरअसल जो ब्लॉग होता है वो बे ब्लॉग का संक्षिप्त रूप होता है। किसका? बे ब्लॉग का। और आप देखिएगा 1977 ईस्वी के दौरान अमेरिका में प्रचलन में था ये बे ब्लॉग। और इस विधा का उपयोग करते हुए लोगों ने शुरू में अपने जो है एक प्रकार से
जर्नल्स प्रकाशित करवाए, फिर उन्हें पढ़ने वालों ने इस पर अपनी टिप्पणियाँ लिखीं और इस तरह ब्लॉग लेखन का सिलसिला शुरू होता है और आज ब्लॉग लेखन अभिव्यक्ति की नई और लोकप्रिय विधा बन चुकी है। और ब्लॉगिंग आजकल लेखन में ही नहीं, आप देखिएगा वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से ही लोग ब्लॉगिंग करने लगे हैं। आप देख रहे होंगे अब ब्लॉग कई प्रकार से लोग करते हैं। हो सकता है कोई नदी में नहा रहा है उसके बारे में, कोई धान काट रहा है उसका ब्लॉग बना रहा है, कोई अपने घर का ब्लॉग बना रहा है, कोई रक्षाबंधन का ब्लॉग बना रहा है। तो ब्लॉग कोई राजनीति का बना रहा है, तो कोई जो है साइंटिस्ट का बना रहा है। तो ब्लॉग के कई प्रकार हो सकते हैं। ब्लॉग की परिभाषा को देते हुए blogger.com के अनुसार अगर देखें तो blogger.com पर इसकी परिभाषा पड़ी हुई है कि ब्लॉग एक व्यक्तिगत डायरी के समान ही होती है और यह आपके निजी विचारों का क्या होता है, दर्पण होता है। एक ऐसा साहित्यिक मंच होता है जो आपके पहुंचाने का सबसे कहीं ना कहीं पे प्रभावी माध्यम होता है ब्लॉग। ब्लॉग के माध्यम से आप अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने जो मन के भाव हैं उनको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो ये ब्लॉग होता है। अच्छा, ऑनलाइन आप देखिएगा, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया यानी कि wikipedia.com के अनुसार अगर हम देखें तो ब्लॉग की परिभाषा वहाँ पर भी बताई गई है। तो wikipedia.com पे अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा कि ब्लॉग से आशय एक ऐसी वेबसाइट से होता है भैया जिसे व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाता है, यानी कि पर्सनल व्यक्ति खुद ही करता है उसको सारी चीज़ें, जिसमें घटनाओं का, प्रसंगों का विवरण और उससे संबंधित जो तस्वीरें होती हैं, टिप्पणियाँ होती हैं, इस सभी को संकलित करता है व्यक्ति। ठीक, तो ये व्यक्तिगत खास करके डायरी मानी जा सकती है जो ब्लॉग होता है। ब्लॉग कई प्रकार से होती है। आज के तो भौतिकवादी समाज में, आज के मोबाइल फ़ोन के युग में, कंप्यूटर के युग में ब्लॉग तो बच्चे बच्चे लोग ब्लॉग कर रहे हैं। तो ब्लॉग एक राजनीतिक ब्लॉग होता है। आज देखिए राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बारे में देखिए ब्लॉग बनते हैं। इसके अलावा कला, संस्कृति, सिनेमा, इन सभी से जुड़े ब्लॉग बनते हैं। इसके अलावा साहित्यिक ब्लॉग भी आज बनते हैं। आप देखिएगा साहित्यिक ब्लॉग आज पूरी दुनिया में बन रहे हैं, अलग अलग साहित्य के लोग। ठीक है, कुछ पर्सनल ब्लॉग भी होते हैं जो लोग बनाते हैं अपने खुद के बारे में। ठीक है, डेली की वस्तुएं उसको अपडेट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं अपने विचार। इसके अलावा कुछ बिजनेस ब्लॉग होते हैं, बिजनेस संबंधित जो ब्लॉगिंग करते हैं लोग। कुछ टॉपिकल ब्लॉग होते हैं, कुछ मेडिकल ब्लॉग होते हैं, कुछ ट्रेवल ब्लॉग होते हैं, जब यात्रा कर रहे हैं आप उसको कुछ वीडियो बना दिया, फिर वह उसके बारे में लिख दिया। मेडिकल ब्लॉग में मेडिकल से संबंधित, रिसर्च ब्लॉग में आप देखिएगा जो कुछ शोध वगैरह करे उसके बारे में। लीगल ब्लॉग भी होता है, जैसे वकील, कानून, इन सभी के लोग भी ब्लॉग बनाते हैं। ठीक, तो इसके अलावा एजुकेशनल ब्लॉग भी होता है। विद्यार्थी अपनी अध्ययन सामग्री और शिक्षक अध्यापन सामग्री का संग्रह करने के लिए ब्लॉग करते रहते हैं, ब्लॉगिंग करते रहते हैं, जिन्हें एजुकेशनल ब्लॉग कहते हैं। तो आप देखिएगा आजकल लगातार ब्लॉग ही बन रहे हैं, यूट्यूब पर तो खासकर ब्लॉग तमाम सारे बन रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ब्लॉग जो होता है आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ये पर्सनल डायरी है जो अधिकतर और हर व्यक्ति इसको कर सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अभी यूट्यूब पर उठाइए, आपका चैनल बना हुआ है, कोई वीडियो शूट करके डालिएगा, ब्लॉगिंग है। ठीक, आगे भी और भी चीज़ें होती है, ब्लॉगिंग की और भी कैटेगरी होती है, हालांकि चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटरनेट क्या है। तीसरा प्रश्न है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में आपसे पूछ रहा है। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल आपके एग्जाम्स में ये प्रश्न छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं आप पछताएंगे। ओके, और 3-4 वीडियो इससे पहले हमारे पेपर अवेलेबल है लिखित वाला, तो आप देख लीजिएगा उसको। इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट आप देखिएगा दुनिया को आश्चर्यचकित कर देने वाली एक प्रकार से एक प्रक्रिया मान सकते हो, एक वस्तु मान सकते हो इंटरनेट को। तो इंटरनेट पर जाने को घर बैठे दुनिया से ही आप देखिएगा, इंटरनेट पर अगर आप चले गए तो आप अपने घर ही में बैठे हैं लेकिन पूरी दुनिया आप घूम रहे हैं। तो कहा एक मतलब ये है कि आप एक कोठरी में बैठ के, कमरा में बैठ के पूरी दुनिया भ्रमण कर लो। आज हिमालय पर्वत मोबाइल में सर्च के देख लो, आज मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ से बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से संभव पाया है। तो आज आप देखिएगा इंटरनेट विश्व का विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क बन चुका है। बिना नेटवर्क के आप देखिएगा, बिना इंटरनेट के आप देखेंगे कंप्यूटर कहीं ना कहीं पे नहीं चल पाता है। कंप्यूटर को चलने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रश्न ये भी उठाना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है या कैसे बनता है। तो कहीं ना कहीं पे नेटवर्क माने संजाल होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से संजाल का निर्माण होता है। तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का समुच्चय जो होता है उसी को नेटवर्क या संजाल कहते हैं। ठीक,
ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि सड़कों का संजाल होता है, रेलों का संजाल होता है, विद्यालयों का संजाल होता है, ठीक इसी प्रकार से एक ही प्रकार की वस्तुओं का इकट्ठा होना संजाल कहलाता है, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं। और ये नेटवर्क जो होता है ये इंटरनेट के माध्यम से आता है। ठीक, तो ये इंटरनेट हो गया। ठीक, क्लियर होगी बातें। इंटरनेट की अगर हम बात की जाए तो इंटरनेट एक टीवी की तरह ना होकर के टीवी रिले स्टेशन की तरह से होता है। और आप अपने कंप्यूटर को इससे जोड़ करके उसी तरह चलाते हैं जैसे टीवी के तमाम चैनल चलते हैं और मनचाहे कार्यक्रम आप देखते हैं। और इस प्रकार इंटरनेट एक रिले चैनल की तरह होता है। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों के साथ संपर्क में आता है तो आप बुनियादी तौर पर 3 साधनों का यानी 3 टूल्स का प्रयोग करते हैं। पहला टूल होता है ईमेल, दूसरा होता है टेलीनेट और तीसरा होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र फैसिलिटी। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, ईमेल क्या होता है, दो या दो से अधिक या फिर एक दूसरे से के पास या एक दूसरे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, हम आज एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र को बिना कुछ कागज़ के ही, और आप देखिएगा उसमें हम बिना कागज़ के बिना पेन के हमने उस पर टाइप किया अपने विचारों को, अपने भावों को सरकारी कार्यालय से एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में पत्र भेजने के लिए अब डाकघर की आवश्यकता ये सब नहीं पड़ती, चिट्ठी उट्ठी, डायरेक्ट ईमेल हो जाता है। तो वो ईमेल होता है इंटरनेट के माध्यम से, आप देखिएगा इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इंटरनेट मेल बोलते हैं। चूँकि क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो मिलाप करवाता है उसी को हम खास करके ईमेल कहते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो इंटरनेट यही होता है, बस इतना लिख दीजिएगा हो जाएगा। ओके, आगे समझते हैं। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सॉफ्टवेयर एग्जाम में प्रश्न सॉफ्टवेयर से आता है। सॉफ्टवेयर जो होता है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हार्डवेयर मशीन अर्थात कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने वाले उद्देश्य से प्रयुक्त किए जाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके ही इकट्ठे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कुछ भी काम होता है तो एक बाहरी ढांचा होता है, कंप्यूटर वही करता है जो प्रोग्राम में होता है। और इन्हीं सुसंबद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों, कार्यप्रणालियों और इनसे संबंध जो प्रलेख होते हैं उनको सॉफ्टवेयर का ही अंग माना जाता है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ चल रही होती है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलती है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको आप ऐप कहते हैं। आजकल ऐप जैसे यूट्यूब एक ऐप है, व्हाट्सअप एक ऐप है, फेसबुक एक ऐप है, तो ये एप्लीकेशन है। अच्छा, अगर कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन ना हो तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं पे नहीं चल पाता है ना। तो एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बैंकिंग हो गया, अस्पताल प्रबंधन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रकाशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या साइंस हो गया, या इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी संबंधित कार्यों के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्यों की प्रतिपादन में आप देखिए कंप्यूटर करते जा रहे हैं ये सारे के सारे कार्य, और इसके लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आप देखते हैं सॉफ्टवेयर तमाम प्रकार के ऐप, आजकल यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसके अलावा जो एजुकेशनल चैनल है वो अपने खुद के ऐप बनवा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसको चलवा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप जो होता है। इसके अलावा दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें सिस्टम पैकेज होता है और कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग होता है। और ऊपर बताए गए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं पे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही सिस्टम प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाले को हम क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो तैयार करता है उसको हम सिस्टम सिस्टम मतलब कि सिस्टम प्रोग्रामर कहते हैं। और तीसरा होता है अपना फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है पारंपरिक तौर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्लॉपी, टेप, डिस्क इत्यादि रूपों में बनाए जाते हैं और टेक्नोलॉजी प्रगति पर है। और अब ये जो है रोम चिप यानी जो रोम चिप्स होते हैं उसके रूप में आने लगे हैं। रोम चिप बहुत सरलता से कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और इन्हें ही फर्मवेयर कहते हैं। आप देखते हैं एक तो ऐप आपका अंदर चलता है मोबाइल फ़ोन के, ठीक है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम में आपके होता है। कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो कि आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में पहले से ही दिए होते हैं, और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको आपको लोड करना पड़ता है। तो जो आप लोड करते हो वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऐप। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम चलता है और खुद पर्सनल उसमें ऐप कुछ दिए होते हैं सिस्टम की तरफ से। और इसके अलावा जो फर्मवेयर होता है उसकी अगर हम बात करें तो जो फर्मवेयर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उस फर्मवेयर में आप देखिएगा कि लगातार क्या होता है फर्मवेयर में, फर्मवेयर में क्या होता है बताइए। अभी अभी मैंने बताया
फर्म से पहले आप लोगों ने देखा होगा चिप चलता था, चिप समझते हैं ना, रोम चिप जिसको कहते हैं, रैम चिप। तो रोम चिप जो होता है आप देखते हो कि चिप में गाना वाना पहले भरवाना होता था, मल्टीमीडिया सेट में स्क्रीन टच फोन नहीं था, तो पिक्चर ऑनलाइन नहीं देख पाते थे जब लोग, तो पिक्चर भरवाते थे, लैपटॉप से जाकर के पिक्चर भरते थे, कहाँ पर, चिप में। तो चिप निकाल करके देते थे, तो पेन ड्राइव में लगा करके उसमें पिक्चर डाल देते थे, मूवी भेज देते थे कंप्यूटर वाले। तो 5 रुपए की मूवी, 10 रुपए की मूवी से आप डलवाते थे, 10 रुपए की 2 3 4 मूवी पड़ जाती थी लगभग, ठीक है, या 2 मूवी 3 मूवी तो पड़ी जाती थी। तो इस प्रकार से फर्मवेयर एक प्रकार से चिप के तरीके से, तो चिप जो एक प्रकार से बाहरी रूप से हम उसमें इंटर करें और उसके उसमें कुछ चीज़ें का लक्षण हो, ठीक, ये इसी प्रकार से तो ये सब फर्मवेयर होता है। तो क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं हम। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर के प्रकार, 3 प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा, पल्लवन की परिभाषा दीजिए। पल्लवन क्या होता है? पल्लवन, पल्लवन माने होता है विस्तारण, तो भाव विस्तारण करना या पल्लवन करना, समझ रहे हैं ना, मतलब कि कोई छोटी चीज लिखी है उसको बड़े पर्दे पर दिखाना, बड़े शब्दों में या ज़्यादा शब्दों में लिखना। जैसे 10 शब्द की कोई पंक्ति दी है, तो उस 10 शब्द की पंक्ति को आप 100 पंक्तियों में कैसे या 100 लाइनों में कैसे लिखेंगे, या 50 लाइनों में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, खास करके पल्लवन कहते हैं। पल्लवन को ही भाव विस्तारण आप बोल सकते हो। पल्लवन के बारे में मतलब होता है कि खूब बढ़ा चढ़ा करके ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं लिखना है कि कोई समझ ना पाए। नहीं, पल्लवन को मतलब क्या होता है, उसके ही केंद्र में घूमना चाहिए जो बातें लिखी गई हैं। तो पल्लवन कहो, चाहे इसी को विशदीकरण भी कहते हैं, इसी को विस्तारण भी कहते हैं, तो ये होता है पल्लवन, ठीक है। और इसके ठीक विपरीत एक शब्द होता है संक्षेपण। तो संक्षेपण क्या होता है, जब क्या होता है कि बड़े बड़े जो साहेब होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो साहेब अधिकारी होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास समय नहीं होता है कि वो क्या करें। जो बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े प्रलेख जो छपे हुए होते हैं, या बड़ी बड़ी न्यूज़, बड़ी बड़ी जानकारी जो आती है, उनको सरकारी पत्र हो चाहे अर्ध सरकारी पत्र हो या फिर कुछ भी पत्र हो, अनुस्मारक हो, परिपत्र हो, पावती हो, कुछ भी पत्र होता है, तो उन पत्रों को पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। दिन भर की कितनी खबरें हैं उनको जानने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है इतना। तो वो लोग डायरेक्ट उन खबरों को ना देख करके, उन पत्रों को ना पढ़ करके एक संक्षेपक रखते हैं, और वो संक्षेपक क्या करता है, दिन भर की खबरों को बहुत छोटे वे में उसको बहुत कम शब्दों में समझाता है। तो कम शब्दों में बड़ी विषय वस्तु को कम शब्दों में समझाना ये संक्षेपक कर्ता का काम होता है। और संक्षेपक कर्ता जो काम करता है इसी को संक्षेपण कहते हैं, यानी कि कोई बड़ा पत्र था उसको छोटी भाषा में 2 3 4 लाइनों में लिख करके और साहब तक पहुंचा देता है, तो उसी को संक्षेपण कहते हैं। यानी कि कम शब्दों में लिखी गई टिप्पणी या कम शब्दों में लिखा गया लेख जो कि बड़े शब्दों में लिख करके आया था, उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। तो ये होता है संक्षेपण। संक्षेपण के ठीक विपरीत होता है आपका पल्लवन। पल्लवन माने होता है कि कोई एक लाइन दी, जैसे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ ले लो, संक्षेपण में आप कोई भी एक प्रकार से कोई पंक्ति ले सकते हो, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस पर आप एक कहानी छोटी सी बना करके थोड़ा सा उसकी इर्द गिर्द घूमती रहे, तो उसको विस्तार से समझाना, ठीक। तो ये होता है भाव पल्लवन। तो पल्लवन की बात की जाए तो पल्लवन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। जैसे कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव को या भाव के विस्तार को हम क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। कोई गुम्फित या कोई सुगठित विचार है, उसी विचार को जब हम तोड़ मरोड़ करके क्या करते, थोड़े बड़े वे में प्रस्तुत करते, थोड़ा सा बड़ा या विस्तार करते उसका, तो उसी विस्तार की प्रक्रिया को हम पल्लवन कहते हैं, ठीक। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पल्लवन का अर्थ होता है पल्लवन उत्पन्न करना, यानी कि विषय का विस्तार करना। पल्लवन उत्पन्न करना मतलब विषय का विस्तार करना, ठीक है। एक विद्वान और है, उनका नाम है टी.एस. इमाम। टी.एस. इमाम कहते हैं कि विस्तारण किसी भाव के विस्तारण या फिर विस्तार या फिर परिवर्धन की क्रिया होती है, या विचार निरूपण की प्रक्रिया होती है, या एक जो है प्रसरणशील विचार विमर्श होता है, जो किसी विषय के उन सब विवरणों का एक प्रकार से उन सब विवरणों पर क्या होता है, विस्तार पाता है, जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है। यानी कि एक लाइन लिखी है तो तथ्यात्मक जानकारी उसमें भी ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं। आप जब भी पल्लवन लिख रहे होते हैं तो आपको इस स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, इसके अलावा दोहराव नहीं होना चाहिए, यानी एकान्विति होनी चाहिए, ठीक है, पूर्णता होनी चाहिए उसमें, ये चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो ये होता है पल्लवन, ठीक। पल्लवन समझ में आ गया आपके, तो और संक्षेपण भी मैंने बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, टिप्पणी। टिप्पणी क्या होती भाई,
टिप्पणी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी किसे कहते हैं? टिप्पणी जो होता है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो टिप्पणी पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में जो आवश्यक जानकारी होती है, या फिर एक प्रकार से जो टिप्पणीकार का कार्यालय होता है उसके विविध विधान जो उसके अंतर्गत जो सुझाव यानी जो देता है, जो टिप्पणीकार का कार्यालय होता है उसके द्वारा कुछ सुझाव दिया जाता है, चाहे पत्र पर हो, चाहे परपत्र पर हो, चाहे एक प्रकार से किसी प्रतिवेदन पर हो, या किसी जो है लेख पर हो, तो उस पर टिप्पणी करना, यानी उस पर क्या होता है कि आपकी राय। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा टिप्पणी जो होती भाई सरकारी कार्यप्रणालियों में विचाराधीन जो कागज होते हैं या जो मामले तमाम सारे सरकारी कार्यालय में पड़े हुए हैं, तो तमाम प्रकार के मामले उनके निपटाने हेतु सुझाव या फिर निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो हम रिमार्क्स करते हैं, यानी जो अभिव्यक्तियाँ जो हम जो है अभिव्यक्तियाँ रखते हैं या फाइल पर लिखते हैं अभिव्यक्तियाँ, उन्हें ही टिप्पण कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। हालांकि आजकल फेसबुक पर जो टिप्पणी होती है उसको कमेंट कहते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार वैसे टिप्पणी वो भी एक प्रकार से जो कमेंट बाजी होती है वो भी एक प्रकार की ही टिप्पणी है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी टिप्पणी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि पात्र प्रपत्र या प्राप्त जो हमको पत्र होता है, पत्रादि होता है, तमाम प्रकार के पत्र जो हमको मिलते हैं डाक के बारे में, उसके अंतिम निपटारे तक जो लिखित या मौखिक कार्रवाई होती है वह टिप्पण या टिप्पणी कार्य कहलाती है, ठीक। डॉक्टर ईश्वरी दत्त सील की अगर परिभाषा पर नजर डालें तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। वो कहते हैं कि टिप्पणी यानी अभिव्यक्ति, टिप्पणी को अंग्रेजी में मतलब हिंदी में तो हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं हिंदी में, टिप्पणी को और हिंदी शुद्ध, ठीक है। तो टिप्पणी लेखन कला या लेखन की एक ऐसी कला या कार्य अथवा प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं, ठीक है। तो लेखन की कला, कार्य अथवा प्रक्रिया को ही हम टिप्पण कहते हैं, ठीक। तो टिप्पणी लेखन की कला को टिप्पण कहते हैं, और जो टिप्पण के द्वारा लिखी गई जो हमारे समक्ष प्रतिफल प्राप्त होता है उस प्रतिफल को हम टिप्पणी कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी विचाराधीन डाक पत्र है या कोई पत्र है उसके निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए क्या कहता है, टिप्पणी लिखी जाती है, टिप्पण जो है टिप्पणकार के द्वारा, और उसी को हम टिप्पण कहते हैं। और संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टिप्पण जो होता है एक प्रक्रिया होती है जो कि जिस प्रक्रिया के द्वारा टिप्पणी लिखी जाती है उस प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। टिप्पणी कई प्रकार की होती है, जैसे कि प्रशासनिक यानी नेमी टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी, अनुभागीय टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी, सूक्ष्म टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पणी, ये सब टिप्पणियाँ होती है। टिप्पणी लिखते समय आपको तमाम प्रकार की बातों का ध्यान भी देना चाहिए, जैसे कि संक्षिप्तता होनी चाहिए टिप्पणी में, भाषा का ध्यान देना पड़ता है, क्रमबद्ध तरीके से टिप्पणी लिखनी चाहिए आपको, और इसके अलावा स्पष्ट होनी चाहिए टिप्पणी, ठीक है। तटस्थ जो है टिप्पणी तटस्थता को प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा प्रभाव निवृत्ति छोड़नी चाहिए टिप्पणी, अगर एक बार कोई पढ़े आपकी तो उसको प्रभावित लगे। इसके अलावा शैली भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से टिप्पणी के बारे में बातें थी, मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कार्यालयीय पत्रों के विभिन्न अंग। कार्यालयीय पत्रों के विभिन्न अंग के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। कार्यालयीय पत्रों के विभिन्न अंग कौन कौन से, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। कार्यालयीय पत्र के बारे में प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कार्यालयीय पत्रों के विभिन्न अंग बताइए। तो कार्यालयीय पत्रों की बात की जाए तो कार्यालयीय पत्र कौन से पत्र होते हैं, तो कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि दो या दो से अधिक स्थानों के जो है स्थानों पर स्थित जो सरकारी या प्राइवेट कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, उन ऑफिस या उन कार्यालयों के द्वारा जो विचारों के आदान प्रदान करने के जो माध्यम होता है वो पत्र होता है। जिस पत्र का माध्यम अपनाया जाता है उसी को सरकारी पत्र कहते हैं, ठीक है। यानी दो कार्यालयों के बीच में जो विचारों का साझा होता है, चाहे वो आदेश हो और चाहे कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, प्रेस नोट हो, ये सभी कहीं ना कहीं पे जो कि अगर कार्यालय से संबंधित है, सरकारी कार्यालय से, तो वो क्या है, सरकारी पत्र है। सरकारी पत्रों के कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र मुख्य रूप से आप देखिएगा ये औपचारिक पत्र होते हैं, और खास करके इन पत्रों को लिखते समय आपको कई सारे अंगों पर ध्यान देना होगा। जैसे कार्यालयीय पत्र में सबसे पहली बात तो शीर्षक होता है। शीर्षक क्या होता है, सर्वप्रथम संबंधित संस्था अथवा सरकार का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, भारत सरकार, ये नाम, तो ये एक प्रकार से शीर्षक होता है, ठीक, किसको लिखना है। दूसरी बात, पत्र की संख्या और दिनांक लिखा होता है, और इसी के अंतर्गत कार्यालय से भेजने की जो तिथि होती है पत्र और शीर्षक
मतलब पत्र संख्या और दिनांक में जो है एक प्रकार जिस तिथि को आपने भेजा है वो लिखेंगे, और इसके अलावा जो अंतिम संख्या का उल्लेख किया रजिस्टर में उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़, इसके अलावा आप देखिएगा जो है कार्यालय पत्र के तीसरा अंग होता है प्रेषक का नाम और उसका पद, यानी कि जिसके पास आप भेज रहे प्रेषित करने वाले का नाम वह पता बाईं ओर आपका मतलब जो है अंकित रहता है। तो प्रेषक का नाम, प्रेषक माने समझ रहे जो भेजने वाला है, प्राप्त करने वाला नहीं, जो भेजने वाला है, जो प्रेषित करता है। आपने कार्ड पे देखा होगा खास करके प्रेषक लिखा होता है, प्रेषक, विनीत, स्वागताकांक्षी, दर्शनाभिलाषी। तो इसी प्रकार से प्रेषक का नाम जो होता है, प्रेषक माने भेजने वाला, ठीक है। तो ये प्रेषक, प्रेषक का नाम और पद लिखा होता है नीचे। इसके अलावा चौथा अंग होता है प्राप्तकर्ता का नाम या पद, यानी कि बाईं तरफ आप देखिएगा, बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का नाम होता है और उसका पद लिखा होता है, उसका पता भी लिखा होता है प्राप्तकर्ता का, ठीक, यानी जहाँ को भेजना है, ठीक। पांचवा अंग होता है कार्यालय पत्रों का विषय, विषय यानी कि जिस विषय पर है वो लिखा जाए, ठीक। जैसे छात्रवृत्ति का विषय, अनुदान का विषय है या अनाज की लेवी का विषय, तो उसको आप लिखें, ठीक। इसके अलावा देखिएगा वर्ण विषय क्या है, इसको भी लिखें, ठीक। वर्ण विषय यानी मूल कथ्य क्या है, आपने क्या क्या कहना है आपको, वो लिखना है। इसके अलावा जो है पत्र का अंग होता है आपका संबोधन अथवा स्वनिर्देश। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, तो ये सब पत्र लेखन के मामले में ठीक तरीके से समझ में आती है हमको, ठीक। तो ये सब कहीं ना कहीं पे सरकार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र जो होते हैं उनके विभिन्न अंग होते हैं। इन सभी अंगों का प्रयोग करके हम कार्यालयी पत्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा, पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं भाई। तो पारिभाषिक शब्दावली की बात की जाए तो पारिभाषिक शब्द शास्त्रबद्ध शब्द होते हैं और ख़ास करके सामान्य शब्द लोक व्यवहार द्वारा निर्धारित होते हैं। वही पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वो रसायन, भौतिक शास्त्र से, राजनीति में भी, और इसके अलावा विज्ञान में और तमाम प्रकार के शास्त्रों में तमाम प्रकार के नए नए शब्द हमारे समक्ष आते हैं। जैसे जैसे शोध होता है, वही शोध के माध्यम से जब हमारे समक्ष कोई डाटा हम इकट्ठा करते तो उसका हम नामकरण करते, तो उस शब्द कहीं ना कहीं पे हर भाषा में प्रचलन में आता है, तो परिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे कि अगर मान लें, जैसे ओवर ड्राफ्ट हो गया, मियादी जमा हो गया, चालू खाता हो गया, ये सब अपने आप में क्या है, परिभाषिक शब्दावलियाँ ही हैं, ठीक। ये सब क्लियर होगी बातें। तो ये सब परिभाषित शब्दावलियाँ हैं जो कि आपके समझ में आनी परम आवश्यक है। तो परिभाषित शब्दावलियों से यही आप समझते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। पारिभाषिक शब्दावलियों की बात की जाए तो तमाम प्रकार के इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा परिभाषित शब्दावलियाँ जो होती है सामान्य शब्दावलियों से अलग होती है, इसकी एक निश्चित परिभाषा होती है, इसका जो अर्थ होता है उस अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो जो परिभाषित शब्दावलियों के अर्थ होते हैं मेरे भाई, वो जो अर्थ होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब दो नहीं होते। इसका पर्यायवाची परिभाषित शब्दावलियों का नहीं होता अधिकतर, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। और तमाम प्रकार के परिभाषित शब्दावलियों के बारे में ऑलरेडी हमने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई है उसमें दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये परिभाषित शब्दावलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न है देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी का आशय क्या है। कार्यालयी हिंदी का क्या आशय, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा कार्यालयी हिंदी का क्या आशय है, फटाफट से बताएं। कार्यालयी हिंदी का क्या आशय है, कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं, बताओ। कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं। तो हिंदी के आप देखिएगा विभिन्न रूपों और अनेक तमाम सारे रूप हिंदी के हैं, राजभाषा और इसके अलावा तमाम प्रकार के। तो अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग। आप गांव घर में तो अलग भाषा, शहरों में है तो अलग भाषा बोलते हैं, ठीक। वहीं पर जब आप किसी विशेष जो है संस्था में काम कर रहे होते हैं, किसी विशेष स्थान पर आपकी नौकरी लगी होती है, तो आपकी शब्दावली अलग होती है। किसी प्रोफेसर की और डॉक्टर की शब्दावली में बहुत अंतर होता है। तो ये सब परिभाषिक शब्दावलियाँ जो होती है, यानी कि जो कार्यालयी हिंदी है, ये जब ऐसी हिंदी जो किसमें, जैसे दैनिक व्यवहार में जो है, पत्राचार में, वाणिज्य में, व्यापार में, प्रशासन में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा में, रोग में, संगीत में, ज्योतिष में, रसायन शास्त्र हो गया आपका, इन सभी क्षेत्रों में जो होता है जब हम प्रयोग करते हैं तो वो उस प्रकार की हिंदी को हम क्या कहते हैं, कार्यालयी हिंदी। डॉक्टर उषा तिवारी कहती है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यकालयी मतलब कि कार्यालयी हिंदी कहते हैं, ठीक।
तो कार्यालय हिंदी के बारे में मैंने क्या बताया, तो जो है डॉक्टर DK जैन कहते हैं कि वह हिंदी जो जिनका प्रयोग हम दैनिक व्यवहार में करते हैं, पत्राचार में करते हैं, वाणिज्य में करते हैं, प्रशासन में करते हैं, व्यापार में करते हैं, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में करते हैं, उसी को हम कामकाजी या कार्यालयी हिंदी कहते हैं। ठीक, उषा तिवारी का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से अगर आप दोनों परिभाषाओं को देखेंगे तो एक परिभाषा कार्यालय के कार्यक्षेत्र को कहीं ना कहीं पे अत्यंत विस्तृत दिखाता है, वहीं दूसरी परिभाषा जो आप देखेंगे उषा तिवारी की, उसमें केवल सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसको बताया गया कि कार्यालय हिंदी की भाषा है। और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालयों की उपस्थिति के कारण से कार्यालय को किसी भी परिभाषा के वृत्त में समेटना बहुत कठिन माना जाता है। किंतु प्रचलन की दृष्टि से अगर कार्यालयी हिंदी की बात की जाए तो कार्यालयी हिंदी को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में ही जाना जाता है। और इन सरकारी कार्यालयों में केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अपने अथवा उनके अधीनस्थ आने वाले जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनके अधीन आने वाले जो संस्थान हैं, जो विभाग हैं, जो उपविभाग हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, या जो कुछ भी सरकारी या जो एक प्रकार से उनसे संबंधित है, उन सभी की जो आपस की बोलचाल की भाषा या पत्रादि की भाषा, संक्षेपक की भाषा, जो है पल्लवन की भाषा, प्रतिवेदन की भाषा, अनुस्मारक की भाषा, ये तमाम प्रकार की जो शब्दावलियाँ होती हैं, सभी प्रकार की भाषा वो कार्यालयी हिंदी में ही की जाती है। ठीक, या कार्यालयी हिंदी की भाषा कहलाती है। तो सरकार का कोई भी कार्यालय, चाहे वह उसके अधीनस्थ हो अथवा संबंधित हो, वह सरकारी कार्यालय ही कहा जाएगा। और इसीलिए इन कार्यालयों में जो कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी होती है, उस हिंदी को हम कार्यालयी हिंदी या कामकाजी हिंदी कहते हैं। यानी कि जब ऑफिस में जिस प्रयोग, जैसे बैंकों में आप देखते हैं खास करके अलग भाषा का प्रयोग होता है। आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं बड़े बड़े सरकार के, उसमें संसद में या अलग अलग स्थानों पर, जो कि एक प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से या अन्य प्रकार की दृष्टि से, सामाजिकता के हिसाब से, सांस्कृतिक मंच, तो अलग अलग प्रकार की थोड़ा सा भाषा में जटिलता आती है, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो उस प्रकार की भाषा को हम कार्यालयी हिंदी या कार्यालयी जो है कामकाजी भाषा कहते हैं। ठीक, तो कार्यालयी हिंदी से यही आशय है हमारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूपण किसे कहते हैं भाई? प्रारूपण के बारे में आप सभी लोग तो जानते होंगे। प्रारूपण के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही बताया था। प्रारूपण माने होता सांचा। प्रारूपण माने क्या होता है भाई? सांचा। सांचा मतलब समझिएगा, प्रारूपण में आप देखिएगा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये अंग्रेजी का एक शब्द है ड्राफ्टिंग, उसी ड्राफ्टिंग का हिंदी रूपांतरण है प्रारूपण। ठीक है, और ड्राफ्टिंग मतलब होता है मसौदा तैयार करना, या प्रारूपण या आलेखन, इसकी 3 मीनिंग हो सकती है। तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि जैसे ईंट बनाने से पहले या कोई चित्रकारी करने से पहले उसकी प्लानिंग माइंड में कर ली जाती है, पेंसिल से बना लिया था पहले, उसके बाद में उसमें रंग भरा जाता है। उसी प्रकार से पहले कोई पत्र लिखने से पहले या फिर किसी प्रकार की चीज़ों को लिखने से पहले, कोई आलेख या कोई लेख लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उस लेख को हमको कैसे कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है, इसका पहले पूरी प्लानिंग करते हैं या उसका सांचा बनाते हैं। ठीक, तो वो उसी प्लानिंग को, उसी सांचे को हम क्या कहते हैं? प्रारूपण कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो प्रारूपण की अगर बात की जाए खास करके, तो प्रारूपण तैयार करते समय तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि प्रारूपण पत्र का अंतिम रूप नहीं होता है, इसीलिए इसमें दिनांक हो गया, संबोधन हो गया, अंतिम निवेदन हो गया, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक सांचा होता है, एक रद्दी, जैसे रफ। आप पहले बचपन में स्कूल जाते थे और रफ कार्य करते थे, ठीक है, फिर बाद में अगर के घर पे करते थे, तो रफ कार्य करना ही प्रारूपण है। ठीक है, और बाद में आप फेयर करते थे, तो इसे पत्र लिखना फेयर कार्य हो गया। और आप देखिएगा जो आपने लिखा पहले से रफ में, वो आपका हो गया प्रारूपण। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रारूपण में आप दिनांक उनांक ना लिखे, ना आप संबोधन लिखे, ना अंतिम निवेदन लिखे, ये सब नहीं लिखना होता, ये सब आप पत्र में लिखे डायरेक्ट। ठीक, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। प्रारूपण लेखन से पहले
पत्र का स्वरूप तैयार कर लिया जाता है, फिर उस विषय की रूपरेखा तैयार की जाती है, तर्क वितर्क क्या देना उसको तैयार किया जाता है, प्रस्तुत करने के क्रम पर भी विचार किया जाता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग प्रारूपण लिखने से पहले करते हैं। इसके अलावा नीति विषयक पत्रों को छोड़कर सामान्यतः पत्र या टिप्पणी में जो तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं उन्हीं को हम प्रारूपण में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि क्या हो, हमको ही सहजता हो और आगे 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 चल करके हमारी जानकारी तथ्यात्मक तरीके से उनके समक्ष प्रस्तुत हो। ये चीज़ें प्रारूपण के साथ जितने भी संलग्न होते हैं, जितने भी जो जुड़े हुई चीज़ें होती है उनका निर्देश अवश्य कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रारूपण जो होता है कहीं ना कहीं पहले से तैयार की हुई एक विधि होती है किसी पत्र को लिखने से पहले। चाहे वो पत्र, अब कई प्रकार के पत्राचार में तमाम प्रकार के पत्र होते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुमोदन पत्र, पावती पत्र, परपत्र, ठीक है, तमाम प्रकार के पत्र होते हैं। तो ये होता है प्रारूपण। ठीक, समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गई? आगे समझते हैं। देखिए, केवल 5 प्रश्न करने हैं खंडवा से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। 200 शब्दों में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। देखिएगा, लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आपसे आएंगे। प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा कि अनुस्मारक पत्र से आप क्या समझते हैं? अनुस्मारक पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अनुस्मारक माने समझ सकते हैं? अनुस्मारक माने होता दोबारा से याद दिलवाना। अनुस्मारक से तात्पर्य होता है कि किसी का जो मामला है या किसी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई हेतु याद दिलवाने के लिए या फिर उसको स्मरण दिलाने के लिए जो संबंधित शासकीय पत्र या और भी चीज़ लिखा जाता है, चाहे कुछ भी लिख करके हम चाहे एसएमएस के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं आपको कैसे पहले मिस कॉल मारना एक प्रक्रिया थी। मान लेते हैं आपने कहा कि थोड़ा सा संकेत के लिए मिस कॉल मार देना सुबह से, तो ये एक प्रकार संकेत हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि याद दिलवाने के लिए भेजा गया पत्र अनुस्मारक होता है। मान लेते हैं कौन विभाग है, उस विभाग ने अपने बड़े विभाग के पास सूचना भेजी थी कि फलाने गांव में बाढ़ नहीं, मतलब पानी नहीं बरस रहा है, तो उनको मोटर से सिंचाई करने के लिए बिजली मुफ्त करी जानी चाहिए। अब क्या हुआ, आप छोटे सरकारी ने मतलब छोटा जो है विभाग ने बड़े विभाग को पत्र भेजा था और बड़े विभाग वालों ने क्या किया, उस पर जो है उस पर मेंशन नहीं किया, उस पर कोई राय नहीं दी, कोई उसका निष्कर्ष नहीं भेजा छोटे इसके पास। और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, कहते हैं कि नहीं बाढ़ मतलब कि जो है सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं बरस रहा है, तो आप क्या करोगे, आप मोटर के लिए हमको छूट दो। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, लगातार प्रेशर पड़ेगा छोटे विभाग पर, तो बड़े विभाग को फिर से एक पत्र लिखेगा और कहेगा कि साहब ऐसी सी बात है, मैंने एक पत्र इससे पहले फला डेट को लिखा था और फला फला चीज़ें उसमें मेंशन की थी, और फिर से मैं आपको ये याद दिलवाना चाहता हूँ कि शायद आप की दृष्टि उस पर नहीं गई, शायद आप बिजी थे, और इस प्रकार से कृपा करके इस पत्र पर भी अपना विचार प्रस्तुत करें और जल्द से जल्द निर्णय लेकर के हमारे समक्ष भेजें ताकि हम किसानों को अवगत करवा सकें। तो इस प्रकार से अगर हम कोई पत्र लिखते हैं, यानी याद दिलवाने के लिए लिखा गया पत्र, जब किसी मुद्दे पर कार्य नहीं होता है और एक बार आप पत्र लिख चुके हुए होते, फिर से दोबारा याद दिलवाने के लिए पत्र लिखते कि वही फलानवा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो फिर से जो है लिखा गया जो पत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो आप देखते होंगे तमाम अनुस्मारक जो है पत्र जो होता है कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसके कई सारे रूप होते हैं, जैसे शासकीय पत्र हो गया, परिपत्र हो गया, द्रुतगामी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये सभी रूपों में अनुस्मारक पत्र भेजा जा सकता है। ठीक, और अनुस्मारक पत्र भेजना आवश्यक भी होता है कहीं ना कहीं पे किसी कार्य को करवाने के लिए, ताकि हो सकता है उसको ध्यान ना आ रहा हो, बहुत और फाइल आ गई हो, दब गया हो। ठीक, ये चीज़ अशासकीय पत्र हो गया। इसके अलावा पृष्ठांकन, रेडियोग्राम, तार, सेबीग्राम, ये सब कहीं ना कहीं पे स्मारक अनुस्मारक के माध्यम से हो सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अनुस्मारक में आप देखते हैं याद दिलवाने के लिए आप पत्र लिखते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गई। प्रारूप प्रस्तुत कर देंगे किसी दिन टाइम मिलेगा तो, हालांकि कल ही पेपरवे है, तो देख लीजिएगा एक बार अपने जो आपका सीरीज होगा, जो पुस्तक होगी आपकी किताब होगी, अगर सबके पास होगी, किताब में देख लीजिए। प्रारूप माने होता है कि अनुस्मारक पत्र कैसे लिखा जाता है, एक खाका उसका साँचा बता दो कैसे कैसे। तो सबसे पहले अनुस्मारक लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको संख्या जो भी जो पत्र संख्या उसको डालना होता है। ठीक, जहाँ पर आपने लिखा था जैसे भारत सरकार गृह मंत्रालय, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उसको। प्रेषक यहाँ पर लिखना पड़ता है आपको, प्रेषक के नीचे एक आमा लगा करके जो भी लिखना, अपना नाम लिखेंगे, आप क्या है उसको लिखेंगे, आप किसके बारे में मतलब कि जो है प्रेषक यानी जो भेजने वाला है,
ठीक, उसका नाम यानी यहाँ पर लिखेंगे। उससे नीचे प्रेषक के जस्ट नीचे एकदम सामने ही आप लिखेंगे सेवा में, उससे नीचे मुख्य सचिव या फिर जो कुछ जिसके पास भी भेजना है हमको, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक, कोई छोटा विभाग बड़े विभाग को भी भेज सकता है, बड़ा छोटे के लिए भी भेज सकता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अनुस्मारक हो गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कार्यालयी हिंदी के बारे में प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप ऑफ जो है कार्यालयी हिंदी, बताइए। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। संक्षेप में प्रकाश डालने को कह रहा है, कैसे डालेंगे प्रकाश आप? टार्च जला करके आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आइएगा। तो कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो कार्यालयी हिंदी का प्रयोग जो है आप देखते होंगे, कार्यालयी हिंदी में विभिन्न प्रकार के पत्र, तमाम प्रकार के पत्र आदि आते हैं और उनका कार्यालय से संबंध होता है। तमाम सारे अधिकारियों से लेकर के जो तमाम सारे बाबू होते हैं, लिपिक जिनको कहते हैं, उनसे संबंध होता है। लिपिक से लेकर के जो अन्य कर्मचारी होते हैं उन तक। कार्यालयी हिंदी में आप देखते हैं उस पर टिप्पणी हो गया, प्रतिवेदन हो गया, ये सब भी कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। तो कार्यालयी हिंदी मुख्य रूप से बहुत स्तर पर व्यापक धरातल पर फैली हुई है। तो आप देखते हैं कार्यालयी हिंदी के मतलब के द्वारा जो भाषा होती, चाहे किसी पत्र की हो, चाहे किसी टिप्पणी की हो, चाहे प्रारूपण की हो, चाहे संक्षेपण की हो, प्रतिवेदन की हो, सब कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए टिप्पण जो होता है यानी टिप्पणी जो होता है, ये कहीं ना कहीं पे कार्यालय में होने वाले लेखन में सुझाव, संकेत, निर्देश, ये सब, यही सब और कोई सूचनाएं होती हैं, इन्हीं सबको एक प्रकार से जो है किया जाता है कार्यालय में। तो ये सब टिप्पणी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, चूंकि ये कार्यालय संबंधित टिप्पणी, इसीलिए कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक, दूसरी बात ये है प्रारूपण। प्रारूपण जो होता है, पत्र का कच्चा अथवा अंतिम रूप से जो है किसी पत्रादि का प्रारूपण तैयार करना ही होता है। और प्रारूपण जो होता है, ये पत्र जो है का कहीं ना कहीं पे पहले से ही एक पत्र, दोबारा पत्र, यानी पहले से एक पत्र आपने लिख लिया, वो क्या हो गया, आपने तैयार कर लिया सांचा कि हमको ऐसे से बनाना है, और वो चीज़ हो गया, तो वो अंतिम रूप होता है जो कि मिटा सकते, बाकी हम उसको नहीं। तो प्रारूपण को इसीलिए मसौदा लेखन भी कहते हैं। तो ये प्रारूपण जो ये लिखा जाता है, ये कार्यालयी हिंदी भाषा में ही होता है। संक्षेपण जो होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। संक्षेपण मतलब कोई आपको विस्तृत विवरण दिया है, कोई विस्तृत व्याख्या दी है, कोई आख्यान दिया है बड़ा सा, कोई वक्तव्य है, कोई प्रतिवेदन है, कोई पत्र व्यवहार है, कोई लेखन है, जो कि बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बड़े भाषा में बहुत लंबा लिखा हुआ है, तो उसको आप छोटे शब्दों में लिख करके उसी तरीके से उसी भाव को बयां करते हुए होना चाहिए। तो उस प्रकार की जो भाषा होती है वो भी कार्यालयी हिंदी के ही अंतर्गत आती है। प्रतिवेदन हो गया। प्रतिवेदन क्या होता है? सरकारी कामकाज के संबंध में जांच, तथ्यान्वेष, सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रदान करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। तो इसमें भी आप देखें कार्यालयी हिंदी ही का प्रयोग होता है। तो ये सब कार्यालयी हिंदी के तमाम सारे क्षेत्र हैं। इसके अलावा अनुवाद हो गया और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब कार्यालयी हिंदी के ही विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्यालयी हिंदी के स्वरूप भी कई सारे हैं, जैसे कि का क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्र मतलब हैं कार्यालयी हिंदी में, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। का क्षेत्र में आप देखिए बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली राज संघ, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब जो होते हैं ये कार्यालयी हिंदी के स्वरूप में खास करके आप देखते हैं। जो कार्यालयी हिंदी का भाषा क्षेत्र है, ये इन प्रदेशों में, खा वाले में आप देखिए संविधान में चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि ये पूछा नहीं गया तो आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया है कि कार्यालयी हिंदी भाषा के क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, मैंने इस प्रश्न का उत्तर एक मॉडल पेपर में ऑलरेडी बता रखा, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और खा क्षेत्र में आप देखिए जैसे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ये इन सभी में आप देखें तो खा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। दादरा एवं नगर हवेली हो गया, जो है दमन और दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब। ठीक, और गा क्षेत्र में जो भी का और खा से बच गए राज्य हैं वो सब खा में आ जाते हैं, मतलब गा में आ जाते हैं। ठीक, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि कार्यालयी तथा वाणिज्यिक पत्राचार का अंतर बताइए। कार्यालयी तथा वाणिज्यिक पत्राचार का अंतर बताइए, फटाफट से बताइए। कार्यालयी और वाणिज्यिक जो पत्राचार होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा। कार्यालयी और जो है वाणिज्यिक पत्राचार का अंतर बताइए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कार्यालयी तथा वाणिज्यिक पत्राचार का अंतर स्पष्ट कीजिए या संक्षेप में बताएं।
तो कार्यालयीय और वाणिज्यिक पत्राचार तमाम प्रकार के जो है अगर हम चीज़ों को बताएंगे तो इसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहली बात ये लिखिएगा आप सभी लोग कि कार्यालयीय पत्र शासकीय विभागों का होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस प्रकार के विभागों में प्रयुक्त होते हैं। जबकि व्यावसायिक जो पत्र होते हैं ये एक व्यवसायी को लिखा जाता है, व्यवसायी को लिखता है, ठीक है। और कार्यालयीय पत्र जो होता है कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाता है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्यालयीय पत्र एक सरकारी विभाग से दूसरे देश के सरकारी विभाग को लिखा जाता है, जो जबकि आप देखते हैं वाणिज्यिक पत्र जो होता है एक व्यवसायी को लिखा जाता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे कि तीसरी बात यह है कि सरकारी पत्र अति औपचारिकता से भरे हुए होते हैं, जबकि व्यावसायिक पत्रों में औपचारिकता और निजता का सुंदर सम्मिश्रण होता है। औपचारिकता और स्वतः मतलब कि एक प्रकार निजता, इन दोनों का समन्वय होता है। चौथा अंतर यह है कि व्यावसायिक पत्र कार्यालयीय पत्र की अपेक्षा लंबा होता है। कार्यालयीय पत्र आमतौर पर संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, ताकि जो बड़े बड़े साहेब हैं, लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पढ़ सके। कम समय होता है उनके पास, तो इसीलिए वो छोटे शब्द में होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है, ताकि पढ़ ले और पूरा का पूरा भाव समझ जाए, पूरी की पूरी चीज़ों को जान जाए, ठीक। जबकि जो व्यावसायिक पत्र होता है वो खूब विस्तार से लिखा गया होता है, इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग करते हो, खूब लंबा चौड़ा, ठीक। ये चीज़ तो ये अंतर आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। आगे समझते थोड़ा सा। अगला प्रश्न, संक्षेपण के प्रकार और महत्व को बताइए। संक्षेपण के प्रकार और महत्व के बारे में आपसे पूछ रहा है। बढ़िया प्रश्न है भाई, बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ठीक है। संक्षेपण, पल्लवन तो जानते होंगे, पल्लवन के बारे में मैंने बताया था। संक्षेपण के बारे में भी मैंने बताया होगा। संक्षेपण जो होता है जब कोई बड़ी विषय वस्तु होती है उसको छोटे विषय वस्तु में कर करके हम अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण कई प्रकार का होता है। जैसे पहला संक्षेपण होता है समाचार पत्रों का संक्षेपण आप कर दें, यानी कोई समाचार पत्र है तो सब संक्षेपण में तिथि, स्थान और जो है संबंध रखने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के जो संक्षेपणों में शीर्षक का प्रभावी होना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं पे जब भी आप कोई पत्र हो तो उसमें संक्षेपक के बारे में चीज़ों को जानने का प्रयास, यानी कि जब भी आप संक्षेपण लिख रहे हो, संक्षेपण लिखते समय आपको कहीं ना कहीं पे धैर्यता होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पे अस्पष्टता होनी चाहिए आपकी बातों में, ताकि जो पढ़ रहा हो जिसके लिए आपने लिखा उसके भी समझ में आ जाए। दूसरी बात तो समाचार पत्र जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको छोटे शब्दों में। दूसरा उस प्रकार का होता है संवाद का सर्वेक्षण। कोई संवाद हो रहा है, हर एक संवाद का संक्षेपण आवश्यक नहीं होता है। अस्पष्टता दिखाई देने वाले कथन जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं उनका आप देखते हैं, उनके स्थान पर हम जो है एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो संवाद का सर्वेक्षण कर सकते हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो कथन होते हैं उनको बड़े छोटे शब्दों में समझा देना। तीसरी बात पत्राचारों का सर्वेक्षण। जो पत्राचार होते हैं, सभी सरकारी कार्यालयों में पत्राचारों के संक्षेपण की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े जो है अधिकारियों को इतना समय नहीं होता कि वो बढ़े चल करके दुनिया भर का वैसे ही पढ़े, ठीक। वो बस केवल सार तत्व जानना चाहते हैं, ओके। तो ये होगा इसका प्रकार। महत्व की बात की जाए तो संक्षेप करते समय उपयुक्त भाव के लिए मूल अवतरण के जो क्रम होता है उसमें परिवर्तन कर उसे अधिक संगत बना देता है। और इसके साथ ही संक्षेपण करते समय वाक्यों की संगति रखना भी आवश्यक होता है, और जिससे कि विचारों में कोई अंतर ना आ सके। और आज के समय में जब आप एक संक्षेपण का महत्व बात करते हैं उसकी, तो इसका महत्व है आज के जीवन में। आज के जीवन में ऐसे व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है जो संक्षेपक या संक्षेप में बात कहता है और बेवजह के अपने कथन को फैलाव नहीं देता है। यानी कि जब आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा विस्तार से बताते हैं तो उस पर लोग जोर नहीं देते हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ बहुत कम शब्दों में और छोटी छोटी बातों का प्रयोग करके बताते हैं तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप काम की बात करते हैं, ठीक, और कम समय में देते हैं। तो समय आजकल किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। आगे देखते, तो ये होगा इसका महत्व। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर किसे कहते हैं भैया, कंप्यूटर किसे कहते हैं और उसका उपयोग बताइए। तो कंप्यूटर जो होता है ये शब्द अंग्रेजी का ही शब्द है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर मतलब क्या होता है, गिनती करना है, गणना करना। और आप देखते होंगे कि गणना करने के लिए मनुष्य जो है समय समय पर विभिन्न साधनों का प्रयोग करता आया है, जिसका जो है परिणाम आप देखते हैं पिरामिड के
जो मिस्र का पिरामिड है तथा संसार के जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें, इनके निर्माण के लिए उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी। और किसके लिए? जिसके लिए आप देखेंगे प्राचीन लोगों ने साधन खोजे, आधुनिक युग की आवश्यकताओं और परिस्थितियों ने मनुष्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1946 ईस्वी में कंप्यूटर इनियाक का निर्माण किया जाता है, जो कि गणना करने की सूचियों को बनाने में बहुत मददगार सिद्ध हुआ और बड़ा सक्षम था। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? डाटा का कलेक्शन करता है, जो हमारे अंदर जो है हमारा दिमाग उतना स्टोर नहीं कर सकता जितना जो है कंप्यूटर स्टोर कर लेता है। हालांकि दिमाग भी, ये मान करके चलो, दिमाग जो होता है कंप्यूटर से कहीं बड़ा होता है, ठीक। क्योंकि कंप्यूटर को चलाने वाला, चूँकि कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर को चलाने वाला कौन होता है? एक व्यक्ति ही होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आजकल देखते हैं मौसम की भविष्यवाणी करनी हो गई, बड़ी बड़ी मशीन और बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना हो गया। चंद्रमा पर जाने वाली जो यान होता है, जो उसकी दिशा कैसी जानी है, कितनी स्पीड से चलना है, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से। और पुस्तक, समाचार पत्र, इन सभी की छपाई भी, यहाँ तक कि आज देखिए कंप्यूटर के माध्यम से जो है बड़ी बड़ी चीज़ आज सरल भाषा में हमारे समक्ष आ चुकी हैं। ठीक, तो कंप्यूटर आज के दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोगी भी है। और कंप्यूटर, ये तो जानी गई क्या होता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। आगे बढ़ा जाए, और भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, ईमेल क्या होता है? ईमेल तो आप लोग जानते होंगे। अच्छा, इन सभी के बारे में मैंने विस्तार से अन्य मॉडल पेपर में खूब विस्तार चर्चा करी। इससे पहले 2 घंटे का वीडियो होगा कार्यालय हिंदी का, उसको एक बार देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने विस्तार से समझा दिया हर एक मुद्दे को। ईमेल क्या होता है, सरल भाषा में समझो ईमेल के बारे में। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो जहाँ आप डाक भेजते थे पहले पत्र लिख करके, उसी पत्र, उसी शैली में, उसी बिल्कुल फार्मूले पर, उसी पैटर्न पर आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं। तो ईमेल जो होता है ये परंपरागत तरीका नहीं होता, उसको समाप्त करके आप देखते जो पत्र जो है 1 महीना लग जाता था आने में, उसी पत्र को आप मुश्किल से 10 सेकंड लगता है भेजने में ईमेल को। ठीक है, मतलब भेजने में, जाने में 10 सेकंड लगता है। लिखने में जो समय आपको पत्र लगता था उतने समय लगेगा ईमेल लिखने में, लेकिन भेजने में जितना समय पत्र को लगता था उससे बहुत कम समय लगेगा। तो इसमें पैसों की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और कहीं ना कहीं पे कागज़ की, पेन की बचत होती है, तमाम प्रकार की चीज़ों की बचत होती है। ठीक, ये ईमेल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, परिकल्पना का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परिकल्पना क्या होती है? आप सभी को तो पता होगी परिकल्पना के बारे में चीज़ें। परिकल्पना पता है ना, परिकल्पना क्या होती है? मैंने परिकल्पना के बारे में ऑलरेडी बताया है एक वीडियो में। वैसे परिकल्पना जो होती है, जब किसी शोधकर्ता या किसी समस्या का चयन कर लेता है कोई शोधकर्ता, तो खास करके तो क्या होता है, वह उस समस्या का क्या करता है, एक अस्थायी समाधान और एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में रखता है। और इस जांचनीय प्रस्ताव, कहीं ना कहीं पे उसी प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। और इस तरह परिकल्पना क्या करती है, किसी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर होती है। कहने का मतलब ये कि आपको शोध करना, एक तकनीकी, एक टेक्निक, यानी कि एक सिद्ध कर करके चीज़ों को इकट्ठा कर देना। मतलब समझ रहे, जब आप किसी, मान लेते कोई शोध करता है, कोई शोध अभ्यर्थी था, उसने शोध किया, और शोध करने के बाद में उसने क्या किया, शोध करने के बाद में उसने क्या किया, कोई निष्कर्ष निकाला, और उस निष्कर्ष निकालने के बाद में एक क्या कर दिया, एक सिद्धांत लाया, एक परिकल्पना बता दी, जिसके माध्यम से अगर कोई बाद में शोधकर्ता आता है तो वो भी शोध कर ले आसानी से, उन्हीं परिकल्पनाओं को जान करके, पढ़ करके। ये होता है परिकल्पना। परिकल्पना की बात की है तो किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव, या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। और परिकल्पना की बात, विशेषताएं भी तमाम सारी होती हैं। ठीक है, जैसे कि परिकल्पना को जांचनीय होना चाहिए, बनाई गई परिकल्पना का तालमेल अध्ययन के क्षेत्र की अन्य परिकल्पनाओं के साथ होना चाहिए, परिकल्पना में तार्किक पूर्णता और व्यापकता का गुण होना चाहिए, परिकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए,
परिकल्पना को कहीं ना कहीं पे सांप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से लोगों को परिकल्पना पढ़ सके और लोग जान सके परिकल्पना के बारे में। परिकल्पना को अध्ययन क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों और तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें परिकल्पना के बारे में होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न, टिप्पणी के प्रकारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। टिप्पणी के प्रकार को मैंने बताया था, तमाम प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं। टिप्पणी मैंने बताई थी, टिप्पणी के तमाम प्रकार होते हैं, ठीक है। आपने जब टिप्पणी में पढ़ा रहा था, अभी अभी आज की वीडियो में टिप्पणी के बारे में मैंने बताया था। आप लोगों को तो पता होगा टिप्पणी कितने प्रकार की होती है ना, बताओ। मैंने 4-5 प्रकार की टिप्पणियों के बारे में आपको बताया था। कौन कौन सी टिप्पणी होती है? सबसे पहले तो सामान्य टिप्पणी, ठीक है। तो सामान्य टिप्पणी कौन सी टिप्पणी होती है? वह टिप्पणी जो आवेदन पत्र अथवा पत्र पर लिखी जाती है और जिसके निस्तारण के लिए किसी भी प्रकार की फाइल अथवा संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे टिप्पणियों पर मतलब उस टिप्पणियों पर या फिर उसे टिप्पणियों पर निर्णय अथवा अनुमोदक संबंधित दस्तावेज पर ही दे दिया जाता है, तो टिप्पणियाँ वो सामान्य टिप्पणियाँ कहलाती है। यानी सामान्य टिप्पणी, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ों को तालमेल झाम नहीं होता है, ठीक। दूसरी टिप्पणी वह टिप्पणी होती है जो कि विभागीय टिप्पणी कहलाती है। विभागीय टिप्पणी की बात की जाए तो जो टिप्पणी विभागीय स्तर पर एक विभाग से दूसरे विभाग अथवा एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग को किसी विशेष प्रयोजन, कोई सूचना, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखी जाती है, वो विभागीय टिप्पणी कहलाती है। तीसरी टिप्पणी होती है नेमी टिप्पणी। नेमी टिप्पणी की जब बात करें, नेमी टिप्पणी या कार्यालयी टिप्पणी या नेमी कार्यालय टिप्पणी कहते हैं उसी को। तो नेमी कार्यालय टिप्पणी की बात की जाए तो यह टिप्पणी वह टिप्पणी होती है जिसका प्रयोग दैनिक कामकाज को निपटाने के लिए अलग अलग प्रकार की फाइलों और पत्रों पर लिखी जाती है, और यह अन्य टिप्पणियों की तुलना में बहुत छोटी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिदिन काम काज को चलाने के लिए जो फाइलें या फाइलों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखी जाती है, उसी को नेमी टिप्पणी कहते हैं, ठीक। चौथी टिप्पणी होती है आपकी सूक्ष्म टिप्पणी। सूक्ष्म टिप्पणी माने होता है कौन सी टिप्पणी? यानी कि सूक्ष्म टिप्पणी वह टिप्पणी होती है जिसे प्रायः अधिकारी संबंधित पत्र के बाईं ओर लिखते हैं, जो सामान्यतया संक्षिप्त वाक्य यानी कि बहुत छोटे वाक्य के रूप में होता है, और इसीलिए सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। बहुत कम शब्दों में, बहुत सूक्ष्म तरीके से, महीन शब्दों में भी लिखा जाता है इसको, ठीक। तो ये सूक्ष्म टिप्पणी होती है। तो ये टिप्पणी के प्रकार हो गए जो कि मैंने बता दिया, ठीक। ये हो गए टिप्पणी के प्रकार और टिप्पणी। आगे समझते हैं। केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंडशः से, 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है दीर्घोत्तरीय में। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है, वैसे ना पढ़िएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग और भी वीडियोस को देख लीजिए जो हमारे चैनल पड़े हुए हैं, आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप जाकर के लिख दीजिएगा सारी चीज़ें। प्रश्न है कि वर्तमान समय में कार्यालयी हिंदी की जो है संभावनाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। वर्तमान समय में कार्यालयी हिंदी की क्या संभावनाएं हैं, ठीक। दूसरी बात यह कि कार्यालयी मतलब कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत पर प्रकाश डाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्यालयी पत्राचार की विशेषताओं का सविस्तार उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है, इंटरनेट से होने वाले लाभ एवं हानि पर विस्तार से चर्चा कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इनके उत्तर को आपको लिखने के लिए आप एक बार वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में नीचे आपको 2 मॉडल पेपर लगातार मिल जाएंगे और ऊपर भी 2 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। एक में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव PDF सहित लिखा हुआ है, वो भी है लिखित मॉडल पेपर, और एक में लिखित मॉडल पेपर मैंने लिख दिया वो भी है, और एक और है, यानी कुल मिलाकर के 5 मॉडल पेपर या 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं आपकी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। ये फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ वाला जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसको भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको जरूर देखिएगा। ओके, BA BSc BCom सभी के लिए महत्वपूर्ण है सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक। BA में कॉपी कैसे लिखें, कितने पेज में लिखें, और कितनी क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है इसको, और सही तरीके का कॉपी लिखने का क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो बना दी ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी हिंदी के लिए बहुत बेटर है ये, आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।